नमस्कार। राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं धारा। ताउते चक्रवात धीरे धीरे महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हो सकता है कि शाम तक ताउते चक्रवात अपना प्रभाव दिखा सकता है। साथ ही में महाराष्ट्र की ओर और गुजरात में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बीच गुजरात में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई को टच करता हुआ 185 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारे सहयोगी सुरभि हमें सैटेलाइट रडार से बताएंगे कि किस प्रकार से जो ये चक्रवात है वो कितनी तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। जी सुरभि। जी धारा, तो आपको बता दें कि बहुत ही तेज़ गति से ये जो चक्रवात है वो गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही हमने दर्शकों को दिखाया था कि ये चक्रवात किस तरीके से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, और उसी समय के दौरान अभी थोड़ा सा उसका जो बिंदु है, उसकी जो आई है, वो गुजरात की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे विंड जो है वो इस तरीके से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और इसकी जो असर है वो मुंबई में भी दिखना शुरू हो गई है। अभी से मुंबई में बहुत सारी जगह पर पेड़ भी गिरे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से पवन भी वहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से अभी ये जो चक्रवात है वो मुंबई में तो असर कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में अभी ये गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से आप अभी मैप में देख सकते हो कि इसकी जो विंड है उसका जो आपको अगर इसकी थोड़ी समझ दे दर्शकों को, तो आप ये जो एरिया देख रहे हो उसमें खास करके ये जो जहाँ पे पूरी जो विंड एकत्रित हो रही है वो उसकी आई है, यानी उसका सेंटर है, जो कि वो सेंटर अभी मूव होते होते धीरे धीरे गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी रफ्तार बढ़ रही है, और उसकी रफ्तार वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है अभी, जिसकी वजह से अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज के दिन के अंदर वो गुजरात की तरफ आगे बढ़ के गुजरात के अंदर प्रवेश कर लेगा। और आप जिस तरीके से देख सकते हो कि गुजरात के अंदर ये ऊना के जो क्षेत्र है उसके ऊपर ज़्यादा असर कर सकता है। अभी से ही गुजरात के जो काटियत इलाके हैं वहाँ पर उसकी असर दिखना शुरू हो गई है। गुजरात में कई सारे इलाकों में बारिश होना शुरू हो गई है, कई सारी जगह पर बहुत ज़्यादा तेज़ गति से पवन आ रहा है, जिसकी वजह से अभी थोड़े बहुत पेड़ भी गिरना शुरू हो गए हैं। अभी ये जो चक्रवात है वो इतना दूर है, फिर भी इसकी इतनी असर दिखाई दे रही है। तो अभी चिंता का विषय ये है कि जब ये पूरी तरीके से प्रवेश कर लेगा गुजरात में, तब स्थिति क्या होगी। हालांकि तंत्र के द्वारा बताया गया है कि पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है, पूरी तैयारियां कर ली गई है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैनात है कि ये चक्रवात अगर तबाही मचाता है तो वो अपनी तरफ से पूरी सलामती दे सके। खास करके ये बताया गया है कि जो दरिया किनारे के जो लोग हैं उनको अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है, क्योंकि दरिया से जो नज़दीक है उनके लिए ये शायद जान लेवा भी हो सकता है, जिसकी वजह से अभी चिंता का विषय ये है कि बहुत तेज़ गति से अभी ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही जल्द गुजरात में प्रवेश कर लेगा, जिसकी असर अभी से दिखना शुरू हो गई है। जी धारा। जी सुरभि, जिस तरीके से आपने पूरा रडार और सैटेलाइट के जरिए से हमारे दर्शकों को बताया है कि तूफान किस रफ्तार से बढ़ रहा है, हम सब ने देखा है कि सैटेलाइट और रडार में किस प्रकार से जो चक्रवात है वो कितना उग्र स्वरूप धारण कर रहा है, ऊना की तरफ बढ़ रहा है और शाम होते होते ये चक्रवात गुजरात में प्रवेश कर सकता है। तूफान अपने सबसे उग्र स्वरूप में मुंबई से गुजर रहा है और साथ ही में इस दौरान 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। भारी बारिश अभी भी दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में जारी है। मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन पर भी रोक लगा दिया गया है। कोरोना मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि मुंबई का वर्सी लिंक भी बंद कर दिया गया है। समुद्र में हाई टाइड के दौरान 10 से 13 फीट ऊंची लहरें भी देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा अगर हम जो बात करें तो रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पालघर और थाने में भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। यहाँ पे कोरोना मरीज शिफ्ट किए गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पालघर और थाने में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात कर दिया गया है और 5 टीमें अलर्ट भी हैं।
5 जगह अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। शहर के दादर, वर्ली, लोअर और परल और माटुंगा और माहिम सहित मुंबई के पश्चिम उपनगरीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। साथ ही वे गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय दिए हैं। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। આજે કંટ્રોલથી રિવ્યુ મીટિંગ લીધી, બધા કલેક્ટરો સાથે વાતચીત થઈ। હવામાન ખાતાની જે આગાહી સ્પષ્ટ છે કે આજે સાંજે જ એટલે કે 8 વાગ્યા પછી વાવાઝોડું ગુજરાત ઉપર ત્રાટકશે। એટલે તમામ સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયારીને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે। મેક્સિમમ લોકોનું સ્થળાંતર દરિયાઈ પટ્ટી ઉપર, સૌરાષ્ટ્રના અને કચ્છના લગભગ ભારે વરસાદને કારણે પણ પ્રોબ્લેમ થશે, તો ભારે પવનને કારણે પ્રોબ્લેમ થાય તો અંદર પણ જે કાચા મકાન અને નદી કિનારે જે લોકો છે એમનું પણ શિફ્ટિંગના આદેશો અપાઈ ગયા છે। લગભગ અત્યારે 1.25 લાખથી વધુ લોકોનું શિફ્ટિંગ થઈ પણ ગયું છે। અત્યારે 1.5 લાખ થઈ ગયા છે। 1.5 લાખ લોકોનું શિફ્ટિંગ થઈ ગયું છે અને હજુ પણ ક્યાંય કચાશ ન રહે, ફરજિયાત કડક રીતે શિફ્ટિંગ કરી દેવું, એ પ્રકારના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે। બાકી તો ઓક્સિજન જળવાઈ રહે, હોસ્પિટલોમાં વ્યવસ્થા બની રહે, એમ્બ્યુલન્સ, સગર્ભા બહેનોની બધી વ્યવસ્થા અને વીજ પુરવઠો અને પાણી પુરવઠો એ અંગે પણ ટીમો કાર્યરત છે। રસ્તાઓ ક્લિયર કરવા આરએનબી અને ફોરેસ્ટની ટીમો પણ તૈયાર છે। ઝીણી ઝીણી નાની નાની વસ્તુનો પણ વિચાર કરીને તૈયારી હવે પૂર્ણતાના આરે છે। આજે જે કલેક્ટરો સાથે રિવ્યુ મિટિંગ કરવામાં આવી, બધા લોકો પોઝિશનમાં છે। ખૂબ સારી તૈયારી કલેક્ટરો અને તંત્રોએ કરી છે। એનડીઆરએફની ટીમો પણ બધે પહોંચી ગઈ છે, એસડીઆરએફની ટીમ પહોંચી ગઈ છે, ફાયર બ્રિગેડ એલર્ટ છે। ત્યારે ફરી વખત પ્રજાને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ સંપૂર્ણ દરિયાઈ પટ્ટી ઉપરના વિસ્તારના લોકો ઘરની બહાર ન નીકળે, કાચા મકાનમાં હોય તો સ્થળાંતર થઈ જાય અને આપણે કોઈ આ વાવાઝોડા અને પવનની માત્રા વ્યાપક છે એટલા માટે કોઈ પણ જાતનું રિસ્ક ન લઈએ। સરકાર બધી રીતે સજ્જ છે અને જે કાંઈ સ્થિતિ બનશે એને પહોંચી વળવા માટે આપણે બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે। કંટ્રોલ રૂમ 24 કલાક 24/7 આપણો ચાલુ છે। અધિકારીઓ પણ બધા દિવસ રાત કામ કરી રહ્યા છે અને સમાજસેવી સંસ્થાઓથી માંડીને બધા આગેવાનો પણ સહાયતાના કામમાં કલેક્ટરોનો સંપર્ક કરી અને વ્યવસ્થાઓ બનાવે તેવી વિનંતી કરું। गुजरात में चक्रवात धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऊना में देखें तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। उसी प्रकार से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में भी स्थिति बहुत ही गंभीर है। तो आइए सुनते हैं कि हमारे संवाददाता सूरत से जुड़ चुके हैं, वो क्या कहते हैं कि सूरत में किस प्रकार की स्थिति अभी उत्पन्न है, सरकार किस तरीके से तैयारी दिखा रही है। जी जी, सूरत में अभी किस प्रकार की स्थिति है, मौसम में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा है, सरकार किस प्रकार से तैयारी दिखा रही है, जिस प्रकार से अभी गुजरात की तरफ चक्रवात बढ़ता जा रहा है उसको लेके सरकार कितनी सचेत है?
बिल्कुल धारा की बात की जाए सूरत या पूरे दक्षिण गुजरात की, तो फिलहाल जो ये तोक़े चक्रवात है उसकी असर देखने को मिल रही है। तोक़े चक्रवात की दक्षिण गुजरात में असर शुरू हो चुकी है। बारिश सतत लगातार बारिश हो रही है पिछले कई लंबे समय से, और जो समंदर है उसमें भी उसकी जो लहर है वो भी बहुत भारी मात्रा में तूफानी लहरें आज देखने को मिल रही है। अभी हम फिलहाल डुमस दरिया किनारे की ये आपको तस्वीरें दिखाया जा रहा है। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी मात्रा बड़ी बड़ी लहरें जो है समंदर की वो अभी उठ रही है, दिखने को मिल रही है। इसलिए माना जा रहा है कि जो दक्षिण गुजरात को होकर ये जो जो चक्रवात है वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, उसकी असर अभी देखने को मिल रही है। बात जो यह मौसम है वो मौसम में भी पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। जो मौसम है वो पूरा काला मौसम बन चुका है, यानी कह सके तो बारिश जैसा मौसम अभी फिलहाल बन चुका है। और समंदर की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े लहरें अभी समंदर में उठ रहे हैं। ये तूफानी लहर अभी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पूरा प्रशासन की बात की जाए तो कि ये जो चक्रवात अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मौसम भी बदल रहा है, तेज हवाएं भी चलने शुरू हो चुकी है। तो उसी दौरान प्रशासन ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक खास तौर पे तैयारी शुरू कर दी है। कर दी है पहले से ही। जो बात की जाए तो कई सारे जो पेड़ थे, 500 से ज्यादा जो पेड़ थे जो गिर सकते थे, ऐसे जो पेड़ है उसको भी पहले से ही ट्रिमर कर दिया गया है। साथ ही में जो बड़े बड़े होर्डिंग थे उसको उतार लिया गया है। जो ये समंदर किनारे जितने भी छोटे छोटे गांव थे जो ज्यादा प्रभावित हो सकते थे ये मौसम की वजह से और ये चक्रवात की वजह से, तो उन गांवों के लोगों को भी अन्य दूसरी जगह पे स्थलांतर कर दिया गया है। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि प्रशासन ने पुख्ती तैयारी तो की है। अब देखने को ये है कि ये चक्रवात की जो सिचुएशन है, उसकी जो रफ्तार है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, उसकी असर देखने को शुरू हो चुकी है। उसी दौरान ये कितना हावी अब पूरे दक्षिण गुजरात में हो रहा है, कितना हावी ये सूरत में हो रहा है, जितनी तैयारी प्रशासन ने की है, सरकार ने सूरत से दक्षिण गुजरात में की है, वो सब अब जानने को मिलेगा। थोड़ी ही देर में, थोड़े घंटों के बाद यहाँ से चक्रवात जो है वो दक्षिण गुजरात में पसार होके दीव यानी कि सौराष्ट्र में टकराएगा। और उससे पहले कितनी भारी मात्रा में पवन भी यानी कि तेज हवाएं भी बह सकती है। तेज हवा बहने की जो बात है उसमें से 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो तेज हवा है वो बहने की पूरी जो बात है वो कलेक्टर या कमिश्नर ने की है, यानी कि प्रशासन ने की आगाही भी दर्शाई है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को दोहराते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी गई है। अब उसकी मौसम की शुरुआत हो चुकी है, तो देखना है कि ये इसके प्रभावित कितने कितने लोगों में उसको प्रभावित हुआ है या किसी को उसकी चपेट में आते हुए या किसी को उसका लाभ उठाया हुआ है। फिलहाल तो ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। एक दो घटना देखने को मिली कि बड़े पेड़ गिरे हैं, लेकिन कोई जानहानि के समाचार अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, फिलहाल इतना चौकस जरूर से कह सकते हैं हम कि इसकी असर देखने की शुरुआत हो चुकी है और रात को 8 से 9 बजे तक ये फिलहाल ज्यादा प्रभावित होने के बाद सबसे ज्यादा असर हो सकती है, देखने को मिल सकती है। जी ध्रुव जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूरत में किस प्रकार की स्थिति है, दरिया के किनारों पे एनडीआरएफ की टीम भी तैनात हो चुकी है और हवा की गति बहुत तेज होती जा रही है। उसी के साथ राजकोट से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकोट में किस प्रकार की स्थिति है, सरकार किस तरीके से सचेत कदम उठा रही है और अभी मौसम में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? जिस तरह से बात करें तो अरब सागर में उठा हुआ चक्रवात सौराष्ट्र की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तेरे सौराष्ट्र में जो बात करने जाए तो काफी मौसम में बदलाव आया है। जिस तरह से ये चल रहा है उसके हिसाब से स्केल का मतलब तेज होता जा रहा है। इसीलिए दवा की दिशाएं अभी बदलती रही है। ये अहमदाबाद से राजकोट की ओर आ रहा है। तूफान तट से टकराएगा तो यह राजकोट को भी प्रभावित करेगा। इसलिए राजकोट में हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से पहुंच गई है। और वेरावल की बात करें तो वहां पे टकराएगा तो काफी सारा नुकसान भी हो सकता है। तूफान गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर और द्वारका इन जिलों में प्रभावित करेगा। इसी हिसाब से राजकोट पुलिस कमिश्नर जो मनोज अग्रवाल है उसी ने सभी कर्मचारियों और सभी अधिकारियों की छुट्टी नामंजूर कर दी है और 48 घंटे तक वो रहेंगे। 48 घंटे संभावित तूफान के चलते शहर पुलिस का
एक भी अधिकारी और एक भी कर्मी है वो घर नहीं जाएगा और बीच में ही लोगों के बीच में ही रहकर वो काम करेंगे। झूठी अफवाहों से दूर रहने का बात भी पुलिस कमिश्नर ने की है। इस तरह से बात करें तो राजकोट पुलिस कमिश्नर में खास करके भक्तिनगर पुलिस है, शहर के ललूड़ी बोकड़ा वो इलाका है, उसमें शेल्टर होम है, वहां के 6 शेल्टर होम है, वहां के 70 लोगों को निकल दिया गया और साथ ही में जिस तरह से बात करें तो आरएफसी भी सुबह से लगी हुई है, इसी काम में फायर विभाग भी लगा हुआ है। इसी काम में इस हिसाब से 1000 से भी ज्यादा लोगों को स्थलांतरित कर दिया गया है, शेल्टर होम में उसको रख दिया गया है। जिस तरह से समुद्र का तट है उसके आसपास का जो विस्तार है वहां ये जो चक्रवात आता है तो बहुत तेजी से वहां असर कर सकता है, तबाही मचा सकता है। इस तरह से अभी प्रशासन है वो काम करने में जुटा हुआ है। जी किस्मत जी, जिस प्रकार से आपने पूरी स्थिति राजकोट में बताई है उस तरीके से कि जिस प्रकार से स्थिति गंभीर होती जा रही है, चक्रवात धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन सूरत और राजकोट में भी तंत्र सतर्क हो चुके हैं। लोगों में भी कहीं ना कहीं एक जागरूकता देखने को मिल रही है, लोग जितना हो उतना कम घर से बाहर निकल रहे हैं। गुजरात में जिस प्रकार से और जिस रफ्तार से ये चक्रवात अपना प्रभाव दिखाएगा, उसी के साथ एनडीआरएफ की टीम जो है वो कितनी सक्षम है और कितनी तैयारी है, आइए हम सुनते हैं। अभी जो करंट साइक्लोन का जो मिला है तो उसमें आवरली हमको पोजीशन मिल रहा है कि क्या क्या है और लैंडफॉल का लोकेशन हमें मिल चुका है। तो उसके तहत एनडीआरएफ की 44 टीमें अभी गुजरात में काम कर रही हैं और 2 टीमें दीव में हैं। स्ट्रेटेजिकली जो रीडिप्लॉयमेंट करना है तो हम लोग राज्य प्रशासन से मिलके उनको रीलोकेट कर रहे हैं जहां पर ज़्यादा नुकसान करने की संभावना है। चूँकि राज्य सरकार की पॉलिसी है जीरो जनहानि की, ताकि किसी भी आपदा में जीरो लॉस हो, तो उसके तहत हम लोग तमाम कोस्टल एरिया या जहां जो संभावित हो सकते हैं वहां पर तैनात कर रखे हैं। वलसाड़ से लेके तमाम डिस्ट्रिक्ट वलसाड़, सूरत, वहां से हम लोग कवर किए हैं। और जहां पर जहां इम्पैक्ट होना है भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर और राजकोट, तो उस एरिया को हम लोग ज़्यादा पैक किए हैं। इवन चूँकि कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है तो हम लोग वहाँ सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तथा रेडी करके रखे हैं ताकि उसमें हम कम्युनिकेशन कर सकें। वहाँ पर शिफ्टिंग चल रहा है, तो जहाँ पर लो लाइन एरिया है वहाँ से सेफ जगह में, इवन जो स्टेट वगैरह है वो चूँकि विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, उड़ने की संभावना है, तो उसमें हम लोग शिफ्टिंग करने में मदद दे रहे हैं तथा लोगों को एक्चुअली 3 मीटर तक समुद्र में हाई राइज आने की संभावना है। तो उसमें जो कोस्टल एरिया है या लो लाइन एरिया है वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग सभी लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, बताया जा रहा है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, बाकी पुलिस की टीम, एसडीआरएफ, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि जो पॉलिसी है हमारी न केवल मानव हानि से बचाना है, बट कोई भी जानवर है उसको भी कोई लॉस ना हो। तो उसके तहत 3 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी चूंकि लैंडफॉल का उस समय लोकेशन क्लियर नहीं था, लेकिन अब लैंडफॉल का लोकेशन क्लियर हो गया है, तो उसके तहत हम लोग सेफ जगह में उसको भी पहुंचा रहे हैं। गुजरात में जिस प्रकार से चक्रवात अपना प्रभाव दिखा रहा है, उसी प्रकार से एनडीआरएफ टीम भी इस चक्रवात के सामने खड़ी है और तैयारी दिखा रही है। इंसानों के साथ साथ मानवीय जीव के साथ साथ पशुओं की भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दरिया किनारे पर एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही में हमारे जो सरकार है वो भी सारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। उसी के साथ महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से चक्रवात ने तांडव मचाया है, टकराया है, तो वहां पे किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो जानेंगे हमारे संवाददाताओं से। महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में अभी किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां पे चक्रवात के टकराने के बाद किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है और सरकार इस चक्रवात के सामने किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं? जानकारी ये है कि महाराष्ट्र से अभी सीएम उद्धव ठाकरे ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
इस विषय में बात की है। इसके अलावा जहां तक चक्रवात के टकराने की बात है, तो मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी को पहले ही मद्देनजर रखते हुए काफी कोस्टल एरिया में जो थी एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, बाकी सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया था। खास तौर से तटीय इलाकों पे रहने वाले लोग जो हैं वहां उनको हटा दिया गया था। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे मुंबई में आप जानते हैं कि कोलीवाड़ा है, काफी मछली पकड़ने वाले लोग जो हैं वो समंदर में अपनी कश्ती लेके उतरते हैं, नाव लेके उतरते हैं, तो उन्हें पहले ही तूफान की आशंका को रहते हुए उनको वहां से हटा लिया गया था। वहां से उनका पूरा एरिया खाली करवा दिया गया था ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो। दूसरी बात कि पूरी जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की मुंबई में टीमें हैं, जगह जगह पे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनको कवर कर लिया गया था ताकि कोई भी कैजुअलिटी होने पर मौके पर जल्दी से पहुंचा जाए। सबसे बड़ी बात ये रही थी मुंबई के लिए हालत, क्योंकि आपको जानता है कि महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये इसका इम्पैक्ट जो है, चाहे पिछले साल ईयर को चाहे अभी तोकते हो, तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम कैजुअलिटी के तौर पे रहा है। और इसका एक कारण ये भी है मेजर के अभी ट्रेनें बंद हैं, लोग सड़कों पे नहीं है, तो लेकिन हमारे सामने ऐसी भी तस्वीर आई है, कहीं होर्डिंग गिर गए हैं, कहीं पेड़ गिर गए। मुंबई में तकरीबन 250 जगहों पर पेड़ गिरने की वारदात हुई है। प्लस ये बारिश जो है एकदम ये बेमौसम बारिश आप इसे कह सकते हैं, प्री मानसून बारिश थी तूफान के कारण। तो आप जानते हैं कि अभी बीएमसी के कर्मी जो है वो फिलहाल कोविड की सिचुएशन से निपटने में लगे हुए हैं और काफी उन सिचुएशन में लगे हुए हैं। तो जो प्री मानसून की तैयारियां होती है, जैसे कि नाला सफाई की तैयारियां वगैरह, जो कि बारिश के दौरान पानी वानी की निकासी के लिए एकदम वो अपनी तैयारी करते हैं, वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। जिसके कारण क्या हुआ है कि फिलहाल जो मंडे को बारिश हुए थे उसमें काफी स्थानों पर पानी भरा है, जैसे कि सायन है, हिंद माता है, जो कि मुंबई के ट्रेडिशनल इलाके हैं जहाँ पे वहां पे पानी भरा था। तो कुल मिला के कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, यही सबसे बड़ी राहत की बात है। और अब दूसरी राहत की बात यह है कि तूफान यहाँ से लगभग गुजर चुका है और अब गुजरात के तटीय इलाकों को हिट करने वाला है। तो महाराष्ट्र जो है वो इससे अब इस मुसीबत से थोड़ा सा बाहर है। फिलहाल अभी यहाँ मैं आपको स्थिति बता दूं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं। हवाओं की स्पीड कम है पहले के मुकाबले। जी जी डेनियल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार सक्षम है और जिस प्रकार से परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस प्रकार से सरकार सामना करने के लिए भी तैयार है, लेकिन मुंबई में बहुत सारी जगहों को बंद कर दिया गया है, साथ ही में रेलवे और जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी प्रतिबंध लगा दिए। तो इनके बारे में ज़्यादा क्या अपडेट है? जी सुबह से ही CISMN ने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने विमानों की आवाजाही पे पहले ही आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन के कारण वैसे भी विमानों की आवाजाही जो मुंबई एयरपोर्ट से होती है वो फिलहाल कम है, लेकिन सुबह पहले 2 बजे तक और उसके बाद शाम को 6 बजे तक यहाँ से कोई भी विमान की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। प्रिकॉशनरी मेजर था क्योंकि हवाएं काफी तेज थी, फिर विजिबिलिटी भी काफी कम थी और बारिश काफी तेज थी, तो इसे देखते हुए इसको प्रिकॉशन में इसको बंद रखा गया था। फिर दूसरी ओर जहाँ पे रेलवे की बात करें तो रेलवे में वैसे नॉर्मली मुंबई में जो है 80 लाख लोग रोज चलते हैं, फिर आज वर्किंग डे था, लेकिन ये अभी जो सेवाएं चल रही है वो सिर्फ अति आवश्यक लोगों के लिए चल रही हैं। तो फिलहाल मुंबई में रोजाना 7 से 8 लाख लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं। तो मंडे के दिन खास तौर से 2-3 जगह घटनाएं, जैसे सेंट्रल लाइन पे मुलुंड से लेके घाटकोपर के बीच में एक ट्रेन पे पेड़ गिर गया था, तो ये उसके कारण काफी टाइम तक पावर ब्लॉक लेके लोकल ट्रेनों को बंद रखा गया। दूसरी ओर अभी जो वेस्टर्न रेलवे पे है, तो विरार के एक मॉल का कोई पतरा जो आके वो ओवरहेड वायर जो होता है जिससे ट्रेनें चलती हैं उस पे गिर गया था, तो वहां पे भी पावर कट लेके और ट्रेनों को चला गया। तो कुल मिला के जनजीवन, जहां तक ट्रेनों में सफर करने की बात है, तो नॉर्मल लोग जहां पे नहीं चल रहे, इतने लोग नहीं चल रहे हैं, तो इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन कैजुअलिटी भी इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत कम हुई है बिकॉज लोग सड़कों पे नहीं थे। जी डेनियल जी, समग्र माहिती के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुंबई में ताउते चक्रवाती तूफान के चलते समुद्र में हाई टाइड के वक्त करीब 10.99 फीट और फिर सुबह लो टाइड के वक्त 3.28 फीट ऊंची लहरें उठी थी। तो रत्नागिरी जिले के सिविल अस्पताल में भी भारी बारिश के चलते पानी भर गया था। इस जिले से अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। तो समग्र महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में हम हमारे संवाददाता से पूछेंगे कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में
किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है और जो महाराष्ट्र के इर्द गिर्द जो गांव हैं और वहाँ ग्राम्य विस्तार में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। और मुंबई के घाट स्टेशन और नित्यानंद नगर के बीच एक लोकल ट्रेन पर भी पेड़ गिर गया था और साथ ही में महाराष्ट्र में समुद्र तट से लगे जिलों में से कुल 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तो इसी के साथ महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में अभी किस प्रकार की स्थिति है, सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है, जिस तरीके से चक्रवात टकराया है तो ग्राम्य विस्तारों पर इसकी कितनी असर हुई है? सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है, रायगढ़ है, मुंबई के 2 जिले ठाणे और पालघर, ये सभी समुद्र तट के जिले हैं और इन जिलों में काफी एहतियात बरती जा रही थी। पिछले 3 दिनों से वहां पे पूरी तरह से तैयारी की गई थी। जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो भी जंबो कोरोना सेंटर थे जो खुले इसमें टेंट के अंदर बनाए गए थे, बड़े बड़े टेंट के अंदर पीकेसी और दहीसर और मुलुंड में, वहां के जितने भी मरीज थे उनको अलग शिफ्ट किया गया था। और आज जिस तरह से 130 से भी ज्यादा पर आवर की गति से जो हवा चल निकली थी उसकी वजह से मुंबई में काफी अलग माहौल था, क्योंकि तेज गति से हवा बह रही थी और साथ ही में काफी तेज बारिश भी हो रही थी। और शाम को ही यहाँ पे चेतावनी भी दी गई थी कि ऊंची लहरें भी उठने वाली है। तो उस वजह से कई इलाकों में, खासकर दक्षिण मुंबई की बात करें तो वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ, मरीन ड्राइव के यहाँ काफी बड़े पैमाने पर लहरों के पानी से जो सड़कों में डिवाइडर थे, जो शोपीस रखे गए थे, उनको भी काफी बड़े पैमाने पे हानि हो गई। पूरे मुंबई में काफी बड़ी संख्या में पेड़ भी गिर गए, जिससे कई गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। हालांकि इसमें कोई जान की हानि तो नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर रायगढ़ की बात करें, जो कि मुंबई से सटा हुआ समुद्र तट का ही जिला है, वहां पे बड़े पैमाने पर जो घर है समुद्र तट के गांव में बनाए हुए, वहां पे बड़े पैमाने पे घर काफी गिर गए, उनके छत भी उड़ गए हैं। लेकिन वहां से पूरे महाराष्ट्र में 12,420 लोगों को प्रशासन ने पहले ही दूसरी जगह पे, सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से ज्यादा हानि जान को लेकर नहीं हुई है। अब जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक पालघर जिला जो है, जो गुजरात से सटकर है, गुजरात के दक्षिण की ओर जो पालघर जिला है महाराष्ट्र का, वहां के उसके आगे अभी का तूफान निकल गया हुआ है, चक्रवात निकल गया हुआ है। तो भी अभी भी यहाँ पर एक एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि तेज बारिश होने की आशंका अभी भी व्यक्त की जा रही है। अभी भी कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, तो एहतियात तो बरती जा रही है। जी। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आपने बताया कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार कदम उठा रही है और साथ ही में अभी कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना के दर्दियों को तकलीफ ना हो, कोरोना सेंटर्स में कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए सरकार ने किस तरीके की तैयारियां की है? क्योंकि अभी बारिश के कारण बहुत सारे जगह लाइट चली जाती है, इवन वेंटिलेटर जो है उनकी भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इन सबको लेकर सरकार ने क्या तैयारी बताई है? जैसे कि आपको पता है कि समुद्र तट पर से मुंबई में जिला महाराष्ट्र के समुद्र तट से लगभग 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की जानकारी आपदा व्यवस्थापन विभाग ने दे दी है। साथ ही में मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक सुबह तक कुलाबा में 17.4 मिलीमीटर और सांता क्रूज में 11.9 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि बीएमसी ने फील्ड कोविड सेंटरों में भी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 3 तटीय जिलों में 6,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। गुजरात में जिस प्रकार से रफ्तार चक्रवात पकड़ रहा है, उसी प्रकार से सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा में भी स्थिति बहुत गंभीर है। और जामनगर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कि जामनगर में अभी किस प्रकार की स्थिति है और मौसम में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है और सरकार की क्या तैयारियां हैं?
जामनगर के दरिया कांठे के आसपास जो 22 गांव थे, वहां से कुल 128 घरों से निकाल के 2200 लोगों को स्थलांतर किया हुआ है और डिफेंस की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। फायर ब्रिगेड खड़े पग है, नेवी की भी मदद ली जा रही है और आज जामनगर के दरिया किनारे पे 8 नंबर का सिग्नल भी लगा दिया गया है। जिस प्रकार से जो चक्रवात है वो रफ्तार पकड़ रहा है, धीमे धीमे गुजरात में प्रवेश ले रहा है और साथ ही में अभी जिस प्रकार से कोरोना का संकट भी मंडरा रहा है और ऊपर से चक्रवात का भी संकट आ रहा है, इस बीच में सरकार ने कुछ गंभीर आदेश या निर्णय दिए हैं क्योंकि कोविड सेंटर्स में बहुत सारी तकलीफ हो सकती है बारिश के कारण। तो मरीजों को लेकर और कोविड सेंटरों को लेकर सरकार ने क्या जानकारी दी है और क्या निर्णय किए हैं? कोविड को लेकर सरकार ने यह जानकारी दी है कि 2 दिन तक ऑक्सीजन की कोई भी कमी ना रह पाए, वो पूरी तैयारी कर दी गई है। पीजीवीसीएल को खड़े पग कर दिया गया है कि जो लाइफ की जो कोई परेशानी हो तात्कालिक उसको भी रिपेयर किया जाए और पुलिस द्वारा ये जामनगर का जो हाईवे है उसको ग्रीन कॉरिडोर पे जाहिर कर दिया गया है और पूरे रास्ते पे पुलिस का बंदोबस्त भी रखा गया है। जी शुक्रिया, समग्र माहिती के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से गुजरात में और महाराष्ट्र में चक्रवात तांडव मचा रहा है, उसी प्रकार से ऊना से होते हुए जो चक्रवात है वो गुजरात में प्रवेश ले सकता है। आज शाम तक शायद ये चक्रवात गुजरात में प्रवेश ले सकता है और एनडीआरएफ की टीम इसके सामने इस संकट के सामने बहुत सक्षम खड़ी है। सरकार भी निर्णय ले रही है और साथ ही में कहीं ना कहीं लोगों में भी एक जागरूकता देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी से 3000 लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है और सिंधुदुर्ग में 144 और रायगढ़ में 2500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मुंबई, रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की सभी नौकाओं समुद्र से लौटा दी गई है और तूफान के महाराष्ट्र में रत्नागिरी तट से टकराने के बाद वहां 40 घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी सतर्कता देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से सरकार बैठकें कर रही है और निर्णय ले रही है, उस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि सरकार इस संकट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल समाचारों में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहें OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।